हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग आपका फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का 6th पेपर है आपका 1.6, वो है आपका लीगल लैंग्वेज वाला, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश का। तो उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है और उनको लग रहा है कि हम लोग कैसे अटैम्प्ट करें। तो थोड़ा गाइडलाइंस मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे ये वाला पेपर अटैम्प्ट करेंगे। तो इसमें 4 आपके यूनिट्स हैं, सभी में आई थिंक 4 हैं। तो आपका इंटरनल हो गया 20 मार्क्स का। तो 4 यूनिट्स में से फर्स्ट यूनिट को आज हम देखते हैं कि क्या है इसमें। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो टॉपिक है आपका 1.1 जिसको आप कहेंगे, उसमें बहुत इजी प्रपोजिशंस हैं। प्रपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन, जो आप बहुत सिंपल ग्रामर में आप पढ़ चुके हैं, ये 6th 7th 8th में ही आपने ये देख चुके हैं आप। इसमें स्थान बताया जाता है, जैसे दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, तो इसमें ऑन प्रपोजिशन है। तो किसी भी कभी जो स्थान बताता है, जो शब्द स्थान बताते हैं, जगह कहाँ क्या है, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, इन द बैग, तो वो शब्द प्रपोजिशंस हैं। तो वो बहुत इजी आप किसी भी ग्रामर की बुक में से देख सकते हैं। तो फर्स्ट आपका टॉपिक 1.1 जो है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आपका प्रपोजिशन का है, बहुत इजी आप कर लेंगे वो। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपने 8th 9th में बहुत कर चुके हैं आप। और अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर हिंदी मीडियम के बच्चों को आती है तो आप प्लीज़ ग्रामर की बुक लें, कोई भी 8th की 10th की, उसमें सब कुछ बहुत क्लियर होता है। तो वो एक्टिव पैसिव सेम वैसा ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी अलग नहीं है, इंग्लिश वही है, एक्टिव पैसिव बिल्कुल सेम है। तो आप उसमें थोड़ी सी देर में ही आपको समझ में आएगा अगर आप थॉरोली थोड़ा रीडिंग भी लगाएंगे तो इसमें मेरे बताने का कुछ उसमें है नहीं, तो आप प्लीज़ उसमें से देख लेंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट जो यूनिट है वो मतलब सिंपल इंग्लिश है, तो उसमें कुछ ज़्यादा बताने का नहीं है, इसलिए मैं आपको बस गाइड ही करूँगी इसमें। सेकेंड यूनिट से लीगल लैंग्वेज वगैरह जब शुरू होगी तो मैं आपको वो अच्छे से बताऊँगी। थर्ड टॉपिक जो है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 1.3 जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, थर्ड जो टॉपिक है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप क्या कहेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है बहुत स्किलफुली कोई चीज़ पढ़ना, बहुत थॉरोली किसी चीज़ की रीडिंग लगाना। क्यों? क्योंकि उसके जो क्वेश्चन आपके नीचे दे रखे हैं उसी पैराग्राफ के, तो उसको यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। मतलब बस वही है जो आप अनसीन पैसेज समझ लीजिए इसको, कि जो पहले आप 8th 9th में अनसीन पैसेज करते थे जिसके क्वेश्चन नीचे दिए हुए थे और उस पैराग्राफ टेक्स्ट में से आपको उसके आंसर देने होते थे। तो 1.3 जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स का है आपका, कि आप अच्छे से उसको रीडिंग लगाएं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही होता है समझ बूझ के बहुत ध्यान से स्किलफुली किसी भी चीज़ की रीडिंग लगाना। तो कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैराग्राफ जो आएगा उसको आप बहुत अच्छे से रीडिंग लगा के और उसके आंसर जो क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे आपको उसके आंसर उसी में से देने हैं। ये भी इजी है आपका। उसके बाद फर्स्ट यूनिट का फोर्थ जो टॉपिक है 1.4 जो टॉपिक है वो है प्रेस से राइटिंग का। प्रेस से राइटिंग भी बहुत इजी, प्रेस से PRECIS, प्रेसेस होता है वैसे, लेकिन इसको आप बोलेंगे प्रेस से। प्रेस से राइटिंग होता है अ शॉर्ट वर्जन ऑफ एनी पैराग्राफ, कि आप जैसे आपने वही 8th 9th में समरी की है, जैसे किसी भी पैरा की 1/3 समराइज़ कर देते हैं आप, उसको शॉर्ट कर देते हैं, उसको संक्षिप्त, उसका संक्षेप कर देते हैं, तो वही प्रेस से राइटिंग है। तो ये सुनिए, अ शॉर्ट वर्जन ऑफ एनी पैराग्राफ और एनी टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को शॉर्ट कर देना। यू कैन से इट समरी, आप इसको समरी कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ टेक्स्ट, मतलब एक टेक्स्ट का सार जैसे निकाल कर दे देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है जो राइटर है, तो वो आप इसका बताएंगे, जो वही समरी आप करते थे। बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क है समरी और इसमें, इंक्लूडिंग मेन पॉइंट्स ऑफ टेक्स्ट विदाउट एडिंग पर्सनल इंटरप्रटेशन और कमेंट्री। इसमें आप अपना पर्सनल इंटरप्रटेशन या कमेंट्री नहीं डालेंगे। इंटरप्रटेशन मतलब आप अपना उसमें अर्थ नहीं देंगे, कुछ भी आप अपनी तरफ से कुछ अर्थ नहीं बना देंगे उसका। तो अपना विदाउट एडिंग पर्सनल इंटरप्रटेशन और कमेंट्री, अपनी कमेंट्री आपको नहीं देनी है, जैसे आप समरी में कर सकते थे। तो समरी में आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेस से में आप पैरा में दी हुई लैंग्वेज में ही उसे शॉर्ट करेंगे। तो इतना सा फ़र्क होता है समरी और इसमें।
इसमें कि आप अपनी लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं कर सकते, बट समरी जब आप करते थे 10th या 8th या 9th में, तब आप अपनी लैंग्वेज उसमें यूज़ कर सकते थे। उसके बाद 1.5 जो आपका टॉपिक है वो है आपका ट्रांसलेशन है इसमें, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश। तो ये भी बहुत मैं कैसे करवाऊंगी आपको, ये आपको खुद करना है। बस इसमें इतना सा है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, उनको मैं बस यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपको ट्रांसलेशन कैसे सीखेंगे आप, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, कंटिन्यू रखना पड़ेगा अपने आप को, कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी पड़ेगी कि जैसे मैं अपने क्लास में बच्चों को ऐसे समझाती हूँ कि आप एक इंग्लिश का अखबार ले आइए, बड़ा सा होता है, हमारे कॉलेज में ट्रिब्यून आता है, तो वो बहुत थिक सा होता है, तो उसमें बहुत बहुत कुछ इतना मैटर होता है कि अगर आप उसी को पूरा, उसी से आप अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। मैं अपने क्लास में बच्चों को ये समझाती हूँ कि आप उस अखबार में, अंग्रेज़ी के उस अखबार से अगर रोज़ रात को, लास्ट आपका टास्क ये होना चाहिए कि मैंने उस अखबार में से 5 लाइनें रीड करनी है, ध्यान से स्किलफुली उसको रीड करना है, और उसको रीडिंग करके अपनी रफ़ कॉपी में एक कॉपी बना लीजिए अपनी। अगर आप विलिंग हैं, अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, तो ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं या अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, तो आप उन 5 सिर्फ 5 लाइन्स, सिर्फ 5 लाइनें आप उसमें से अपनी कॉपी में लिखेंगे। और उन्हीं 5 लाइनों में आपको, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, कुछ गलत बात नहीं होती है हिंदी मीडियम में पढ़ना, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदी मीडियम ही होंगे, तो इसमें कुछ बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो अंग्रेज़ी सीखना हमारी मजबूरी है, हम कोई बहुत खुश होके या बहुत इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि बहुत महान भाषा है अंग्रेज़ी और हमें इसलिए सीखनी है। हमें कोई ऐसी महान भाषा अंग्रेज़ी नहीं है, और हमें किसी भी बात में कोई अपने आप को कॉन्शियस नहीं होना चाहिए आपको, और इन्फीरियॉरिटी आपको कॉम्प्लेक्स में भी नहीं रहना चाहिए कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है। एक भाषा है ये, जैसे एनी अदर लैंग्वेज, जैसे मुझे स्पेनिश नहीं आती, मुझे किसी को भी सारे वर्ल्ड में जो इतनी भाषाएं हैं नहीं आती हैं, तो वैसे ही हमें अंग्रेज़ी भी नहीं आती, और हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आप उस अखबार में से अगर 5 लाइन रोज़ रात को लिखेंगे, और उस 5 लाइनों में आपको जो जो वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं आती है और जिन जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं आता है, तो आप अपने मोबाइल, आप सबके हाथों में है, और एक टच से आप उसमें से उसका आंसर निकाल सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं गूगल पे जाके, और वो आंटी आपको बता देंगी कि इसका अर्थ क्या है, और आप उसका मीनिंग देखेंगे हर उस शब्द का जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, और वो वहीं पे माइक होता है, तो आप उसको टच करके उसका प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं कि इसको कैसे हमें प्रोनाउंसिएट करना है, मतलब उसको हमको कैसे उच्चारण करना है उसका, तो उसका आप उच्चारण भी सीख सकते हैं। तो सिर्फ 5 लाइन आप रोज़ अपनी कॉपी में लिखें, उसमें जितने भी शब्दों के आपको मीनिंग नहीं आते, उस मीनिंग को उससे निकाल के आप उसका अर्थ हिंदी में ऊपर लिखें। अगर आपको प्रोनाउंस करना नहीं आता है, उसको उच्चारित करना नहीं आ रहा है, तो जैसे वो बोल रही हैं उस पर गूगल पे, तो आप उसको, उस अंग्रेज़ी की उच्चारण को हिंदी में लिख लें कि कैसे आपको उसको उच्चारित करना है, आप उसको लिख लें, और उस पूरी 5 लाइनों के सभी शब्दों को जो आपको नहीं आते, उच्चारण करने नहीं आते, जिनके अर्थ नहीं आते, आप उनको अपनी कॉपी में लिखें, और रात को जब ये आपका टास्क पूरा हो गया तो उसकी रीडिंग लगाएं। 2 बार आप उसकी रीडिंग लगा लें रात को सोते टाइम, उसके बाद आप फ्री हो गए, आप सो जाएंगे। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो 5 मिनट और आपको इस पे देने होंगे। जो रात को आपने 5 लाइनें लिखी हैं और उसके अर्थ लिखे हैं और उसका उच्चारण करना आपने सीखा है, उससे आप एक बार और रीडिंग लगा लें। सुबह उठते ही 5 मिनट आपके लगेंगे, विदिन 5 मिनट्स आप ये सब कर सकते हैं। और अगर जब आप ये काम कर लेंगे और रोज़ आप ये काम करेंगे कंटिन्यूसली, अगर आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है तो आप कंटिन्यूसली ये काम करेंगे, और ऐसा करने से आपकी अंग्रेज़ी, आपको कब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी अंग्रेज़ी, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। तो आपको ये टास्क करना पड़ेगा, और इससे आपको ट्रांसलेशन जो है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी
आराम से आ जाएगी, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। तो हमने जो एक फोबिया होता है हिंदी मीडियम के बच्चों में कि हमें अंग्रेज़ी कभी आ ही नहीं सकती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम लोग स्पेनिश सीख सकते हैं, जब हम लैटिन सीख सकते हैं, तो हम अंग्रेज़ी तो आराम से सीख सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी और आपको ये एक कहूँगी कि आपको अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न, यू हैव टू लर्न, आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सारा नेट अंग्रेज़ी में है। और आपको मैं बताऊं, अभी मैं लैंग्वेज जो आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चलती है और हाई कोर्ट्स में क्या चलती हैं, तो आपको अगर लॉ की फील्ड में कुछ करना है, इनफैक्ट किसी भी फील्ड में आपको कुछ करना है, तो अंग्रेज़ी सीखनी हमारी मजबूरी है और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे लगता है 1 महीना 30 डेज़ भी आपने ये काम कर लिया कि 5 लाइनें लिखी और उसको ऐसे ऐसे जो मैंने बताया, तो मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद आप अपने आप को जज करेंगे तो फ़र्क महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी लंबी मेरी बात सुनी। उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट हुआ, उसमें फर्स्ट जो है आपका 2.1 सेकेंड यूनिट का फर्स्ट जो आपका है टॉपिक, वो है लीगल लैंग्वेज का। लीगल लैंग्वेज जो स्टार्ट हो गया, जो हम अब थॉरोली पढ़ेंगे। पहले वाला यूनिट तो ग्रामर और सिंपल इंग्लिश थी, तो वो आप कर लेंगे। उसके बाद सेकंड यूनिट का फर्स्ट आपका टॉपिक है लीगल लैंग्वेज का, जिसमें आपको बताना है उसका मीनिंग, लीगल लैंग्वेज का क्या अर्थ है, उसका स्कोप आपको ध्यान है क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है ये, उसका क्षेत्र, उसका एक्सटेंट जो आपका, उसका विस्तार जो आप बताएंगे। एंड थर्ड है इसके इश्यूज़ होती हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं इसके साथ जुड़े हुए। तो हम आज अभी स्टार्ट करेंगे लीगल लैंग्वेज का मीनिंग। तो आपकी ये बुक है SC त्रिपाठी की, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश की, SC त्रिपाठी, डॉक्टर SC त्रिपाठी की। तो ये सफिशिएंट है, बहुत अच्छी है इसके लिए, तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसी में से आपके लिए ये तैयार किया है। थोड़ा मीनिंग जो लीगल लैंग्वेज का है, क्या देंगे आप, क्या इसका अर्थ क्या होता है। लीगल लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द पर्सन्स एंगेज्ड इन लीगल प्रोफेशन। जो लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं, जो लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मैं टीचिंग करती हूँ, या एडवोकेट्स हैं, जो लॉयर हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स में, और जजेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ये लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लीगल लैंग्वेज है। लॉ इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, ये एक तकनीकी सब्जेक्ट है। एंड हैज़ इट्स स्पेसिफिक लैंग्वेज, इसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। एंड टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है टर्म एक शब्द होता है, एंड टर्मिनोलॉजी का मतलब है इसका एक शब्दकोश है, अपना एक शब्दकोश है। इसके अलग से एक टेक्निकल शब्द हैं जिसको आपको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो एक टेक्निकल लैंग्वेज है। लीगल लैंग्वेज मीन्स नॉट मेयरली अ लैंग्वेज, ये सिर्फ एक भाषा नहीं है। द यूज ऑफ एडजेक्टिव लीगल, जो इसमें विशेषण लीगल शब्द लगा दिया गया आगे, शोज दैट लीगल लैंग्वेज इज अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, ये स्पेशल एक विशिष्ट भाषा है ये। द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ लीगल लैंग्वेज इज वेरी मच वाइड बिकॉज दिस लैंग्वेज डील्स विद कॉमन मैन, ये आम आदमी के साथ डील करती है। ये लैंग्वेज आम आदमी इससे इफ़ेक्टेड होते हैं। जैसे भले ही जैसे मेरे घर पर मेरी मदर या कोई भी लॉ से लीगल लैंग्वेज नहीं जानते हैं, कि वो लीगल लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, लेकिन लॉ से इफ़ेक्टेड होते हैं। मतलब जो लॉ है सोसाइटी में या हमारे देश में, उस लॉ से हर बंदा, हर कॉमन मैन इफ़ेक्टेड होता है। तो लीगल लैंग्वेज भले ही उनको ना आए, लेकिन लॉ से अफेक्टेड सभी होते हैं। तो बिकॉज दिस लैंग्वेज डील्स विद कॉमन मैन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड जजमेंट ऑफ कोर्ट अफेक्ट्स द कॉमन मैन। देयर इज़ अ जनरल कॉन्सेप्शन, ये एक आम धारणा है, दैट ओनली द लीगल एक्सपर्ट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ लीगल लैंग्वेज बिकॉज दे पोजेस स्किल टू अंडरस्टैंड इट। ऐसा माना जाता है कि लीगल लैंग्वेज से जुड़े हुए लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग ही इसको जान पाते हैं, क्योंकि ये एक स्किल्ड बंदे इसको जान पाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज इज़ द फाउंडेशन ऑफ द लीगल लैंग्वेज बाय विच लॉ ऑब्टेन स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, इसका बेस है जिससे कि ये
बनी है। तो ये इसका मीनिंग आप थोड़ा बता देंगे, आपकी बुक में सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आप इसका स्कोप कैसे बताएंगे, इसका क्षेत्र कहाँ तक है, ये कहाँ तक इसका ये एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड कहाँ तक है, इसका कहाँ तक ये फैली हुई है, तो ये आप इसमें बताएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल कम विद इन द एम्बिट ऑफ द लीगल लैंग्वेज। एम्बिट ऑफ द लीगल लैंग्वेज कि इसकी रेंज में बहुत सारे लोग आते हैं, इसकी सीमा में एक दायरा है इसका, जो इसका जो सीमा है, इसकी लिमिट है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल कम विद इन द एम्बिट ऑफ द लीगल लैंग्वेज। हाउ एवर, भले ही सम ऑफ द पीपल आर कंपल्सरीली लीगल एक्सपर्ट्स and some of the people are not compulsorily legal experts in the absence of knowledge of law। कुछ लोग, सारे लोग इसके एम्बिट में आते हैं, इसके सीमा में आते हैं, इसके दायरे में आते हैं, भले ही वो लॉ एक्सपर्ट हैं, भले ही वो नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि लॉ से सभी इफेक्टेड हैं, भले ही किसी को लॉ की लैंग्वेज या लॉ पता है या नहीं है, इफेक्टेड सभी होंगे, लॉ सभी के ऊपर लागू होता है। तो ये बताते हैं कि इन मॉडर्न सोसाइटी देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल, 2 तरीके की श्रेणियां हैं लोगों की। नंबर 1 वो दोज हु आर अफेक्टेड बाय लॉ, जो प्रभावित होते हैं कानून से, नंबर 1। एंड नंबर 2 दोज हु डील विद लॉ, और दूसरे वो जो कि डीलिंग करते हैं लॉ के साथ, जो डील करते हैं। जैसे कौन डील करता है, जैसे जजेस करते हैं, कंपल्सरीली लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं ये जजेस। और कौन करता है डील लॉ के साथ, लीगल एडवाइजर्स, ऑल्सो कंपल्सरीली लीगल एक्सपर्ट्स, ये भी कंपल्सरीली आवश्यक रूप से लीगल एक्सपर्ट ही होते हैं, इनको सारा मतलब ये एक्सपर्ट होते हैं लॉ में। और कौन होते हैं, बट ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो ऑर्डिनरी आम सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं आम, कंपल्सरीली नॉट लीगल एक्सपर्ट, ये लीगल एक्सपर्ट नहीं होते, लॉ में एक्सपर्ट नहीं होते। और कौन लॉ में एक्सपर्ट नहीं होते, लॉ मेकर। लॉ मेकर कौन होते हैं, लॉ को मेक मतलब बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं लॉ, बट वो लॉ एक्सपर्ट नहीं होते। जैसे कौन, MPs एंड MLAs, तो ये भी आर ऑल्सो कंपल्सरीली नॉट लीगल एक्सपर्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ में एक्सपर्ट ही हों जो क्रिएट कर रहे हैं लॉ को। तो अब ये वो लोग हैं जो ये जो कैटेगरीज हैं ये लॉ से इफेक्टेड होती हैं। लीगल लैंग्वेज का स्कोप कौन कौन यूज़ करता है इसको, और ये आगे बताते हैं, आपकी इसी बुक में है, आप ये ले सकते हैं बुक कॉलेज से या कहीं से आप परचेज़ करें। इसमें पूरा अच्छे से आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आगे ये बताते हैं कि 5 डायमेंशनल कम्युनिकेशंस इन द फील्ड ऑफ लॉ। डायमेंशनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, डायमेंशन तो एक तरीके से कहते हैं कि एक दायरा या आयाम जिसको कहते हैं। जैसे वैसे तो डायमेंशन का जो शाब्दिक अर्थ है, जो लिटरल इसका लिटरली मीनिंग होता है कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, इसका मतलब कि कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो ये है इन्होंने 5 डायमेंशन कम्युनिकेशंस बताई हैं कि 5 ऐसे कौन से आयाम हैं जहाँ पर ये आपका जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट इन्होंने बताया, फर्स्ट इज़ लॉ मेकर्स। पहले ये लॉ मेकर्स हैं, देन जजेस, उसके बाद जजेस हु इम्प्लीमेंट इट, एंड लास्टली द लीगल एडवाइजर्स। जो लीगल एडवाइजर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं, इसके डायमेंशन में आते हैं। आर द कंट्रीब्यूटर्स इन द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ये लॉ की भाषा मतलब लीगल भाषा को यूज़ करते हैं। इसको मैं आपको अच्छे से इसी में से बता देती हूँ कि और क्या क्या इसमें आप डायमेंशंस में बता सकते हैं। हाँ जी, तो मैंने फर्स्ट आपको बताया, द फर्स्ट डायमेंशन इज द लॉ मेकर्स, ये आपको बता चुकी। देन द जजेस हु इम्प्लीमेंट इट, एंड लीगल एडवाइजर्स आर द कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ। वो कम्युनिकेट करते हैं, प्रोविजंस ऑफ लॉ को बारे में बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सेकेंड डायमेंशन इन्होंने दूसरा जो दायरा बताया जहाँ लॉ की लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज यूज होती है। द सेकेंड डायमेंशन इज द इंटरेक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन द जजेस एंड द लीगल एडवाइजर्स। जो आपस में इनकी बात होती है, लीगल एडवाइजर्स और जजेस की जो आपस में इंटरेक्शन होता है, बात होती है, वहाँ पर ये यूज़ होती है। दीज एक्सचेंजेस ऑफ व्यूज़ आर नॉट मच टेक्निकल, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होती जब वो आपस में बात
कर रहे होते हैं, एंड देयर फोर इट्स लैंग्वेज इज़ कंपल्सरीली सिंपल। तो जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जजेस और लीगल एडवाइजर्स जो होते हैं, जब आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत टेक्निकल भाषा में बात करें, बट द लैंग्वेज ऑफ द ब्रीफ्स सबमिटेड बाय द एडवोकेट्स। लेकिन जब वो एडवोकेट या लीगल एडवाइज़र जब अपना ब्रीफ का मतलब होता है अपना संक्षेप में अपनी बात जब वो लिखित रूप से देते हैं, जजेस के सामने रखते हैं, तो क्या करते हैं, बाय द एडवोकेट्स, but the language of the brief submitted by the advocates and the judgments delivered by the judges। और जो जजेस होते हैं वो अपने जजमेंट को जब डिलीवर करते हैं तो क्या होता है, कुड बी मोर टेक्निकल। वो मोर टेक्निकल मतलब वो टेक्निकल होता है जब वो आपस में कई बार बात कर रहे हैं या किसी बात पर बहस चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत टेक्निकल हो। लेकिन जब वो जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं या एडवोकेट्स हैं अपनी ब्रीफ्स देते हैं, अपनी बात जब लिखित में देते हैं, तो वो टेक्निकल होती है। और जो जजमेंट जजेस देते हैं तो वो भी टेक्निकल भाषा में, लीगल टेक्निकल भाषा में होती है। इसके बाद द थर्ड डायमेंशन, जो तीसरा दायरा है, तीसरा आयाम है ऑफ कम्युनिकेशन, इज ऑफ इनफॉर्मल एडवाइस और एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन 2 और मोर एडवोकेट्स इन देयर ऑफिस। जब 2 या 2 से अधिक एडवोकेट्स अपने ऑफिस में बैठे हैं तो और आपस में कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना कोई इनफॉर्मल एडवाइस एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो वो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इनफॉर्मल। वो इनफॉर्मल हो सकती है, एक बहुत फॉर्मल नहीं हो सकती, वो इनफॉर्मल हो सकती है। हाउ एवर मोस्टली टेक्निकल, वो टेक्निकल तो होती है बट इनफॉर्मल हो सकती है। फॉर्मल ज़रूरी नहीं है कि अपने ऑफिस में बैठकर वो फॉर्मली बात करें, इनफॉर्मल भाषा में, टेक्निकल भाषा में वो बात करते हैं। और किस तरीके से बात होती है, द लैंग्वेज ऑफ द फोर्थ डायमेंशन, जो चौथा इन्होंने आयाम या दायरा बताया ऑफ कम्युनिकेशन, इज सिंपल। चौथी जो आयाम है, चौथा जो दायरा है, वो सिंपल होता है। किन में होता है, किन के बीच में होती है वो बात, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन ऑर्डिनरी सिटीजन एंड लीगल एडवाइज़र। जो लीगल एडवाइज़र है, जो वकील है, वो उसमें, और जो सिंपल सिटीज़न है, जो लोग, आम लोग हैं सोसाइटी के, उन दोनों में, जब उन लोगों के बीच में जब बात होती है तो वो बहुत सिंपल होती है, आम भाषा में बातचीत होती है। द लैंग्वेज ऑफ एन ऑर्डिनरी क्लाइंट इज सिंपल। जो ऑर्डिनरी क्लाइंट आएगा हमारे पास, वो सिंपली अपनी सिंपल भाषा में बात करेगा। द लीगल एडवाइज़र यूजेज सिंपल लैंग्वेज टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। और हम जैसे या आप जैसे जो एडवोकेट होंगे, वो भी बहुत सिंपल भाषा में उनसे बात करेंगे, जितना भी वो कर सकेंगे, बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, बिकॉज लैक ऑफ क्लैरिटी मे क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अगर उनको, जो सिंपल लोग आए हैं, जो आम लोग सोसाइटी के हमसे बात करने आए हैं, अगर उन तक हमने अपनी बात, अपनी सोच या जो अपना सुझाव है उन तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। इसके अलावा जो फिफ्थ डायमेंशन इन्होंने बताया, जो पांचवां दायरा इन्होंने जहाँ यूज़ होती है ये भाषा, द लास्ट एंड द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ द कम्युनिकेशन एग्जिस्ट्स, वो अस्तित्व में कब आती है, एग्जिस्ट अमंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जो आपस में ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स हैं वो बात करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, लॉ के लीगल कॉन्टेक्स्ट में कौन क्या काम करते हैं, सिंपल लोग, जो आम सोसाइटी के जो सिंपल सिटीजन्स हैं, वो क्या काम करते हैं लीगल कॉन्टेक्स्ट में आके, जैसे विच आर एक्सप्रेस्ड इन कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कोई आम लोग सोसाइटी की कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई आपस में संविदा करते हैं, तब लॉ लीगल लैंग्वेज काम में आती है। या फिर वो विल करते हैं, कोई वसीयत करता है, अगर कोई अपनी वसीयत करता है, तब लीगल लैंग्वेज काम में आती है। एंड इन इंफॉर्मेशंस, अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है या कोई इंफॉर्मेशन किसी को दी जा रही है, तो वो वहाँ पे लीगल लैंग्वेज काम में आती है। तो ये एक एक्सटेंट या जो स्कोप है लीगल लैंग्वेज का, ऐसे आप बताएंगे अपने क्वेश्चन अगर आपका आ गया। उसके बाद इसमें थर्ड जो पॉइंट था, वो प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ थे लीगल लैंग्वेज के रिगार्डिंग। जो इश्यूज़ हैं या इश्यूज़ को आप प्रॉब्लम कहेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज में। जैसे हिंदी की बुक्स आप पढ़ेंगे, या हिंदी का जो हिंदी में जो आपका जो प्लेंट लिखते हैं,
जो कंप्लेंट आप फाइल करते हैं उसमें बहुत सारे उर्दू भाषा के वर्ड्स होते हैं जो आपको बहुत और बहुत सारे एम्बिक्विटी होती है। उस एम्बिक्विटी को आप बोलेंगे बहुत स्पष्ट नहीं होते, वो अस्पष्ट होते हैं। तो सुनिए, ड्यू टू एम्बिक्विटी प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल लैंग्वेज बता रही हूँ आपको, जो थर्ड आपका टॉपिक है प्रॉब्लम्स या इश्यूज इन लीगल लैंग्वेज, उसमें आप क्या कहेंगे, ड्यू टू एम्बिग्विटी इन द ह्यूमन लैंग्वेज, आम लोगों की भाषा में जो एम्बिग्विटी होती है, जो अस्पष्टता होती है, स्पष्टता नहीं होती जो, तो ड्यू टू एम्बिग्विटी इन द लीगल लैंग्वेज, द लीगल लैंग्वेज due to ambiguity in the human language, the legal language too has its own problems, उसमें भी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें वन बाय वन स्टेप्स में बता रखा है आपको। फर्स्ट इज प्रॉब्लम ड्यू टू अनसर्टिनिटी एंड डाउट। जो लीगल लैंग्वेज है इसमें अनिश्चितता और शंकाएं हैं कुछ कि सुनिए, देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव अनसर्टेन मीनिंग, जिसमें जिनका निश्चित अर्थ नहीं है, अनिश्चित अर्थ वाले जो बहुत सारे शब्द इसमें हैं। एंड दस प्रॉब्लम अराइजेज, इसीलिए प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड राइट, जो राइट अधिकार के लिए आता है, RIGHT, तो ये कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल द वर्ड राइट हैज़ बीन यूज्ड फॉर गिविंग अबाउट हाफ अ डजन मीनिंग। मतलब एक राइट जो शब्द है, एक टर्म है राइट, RIGHT, उसके हाफ अ डजन मीनिंग, मतलब आधे दर्जन से ज़्यादा मीनिंग है उसके। तो ये कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल द वर्ड राइट हैज़ बीन यूज फॉर गिविंग अबाउट हाफ अ डजन मीनिंग एंड देयर इज़ नो मोर एम्बिगुअस वर्ड दैन राइट इन द लीगल लिटरेचर। लीगल लिटरेचर में, लीगल जो आपका ये लिटरेचर है, इसमें राइट जो शब्द है उसके बहुत सारे मीनिंग है और बहुत ही अस्पष्ट या अनसर्टेन या अनसर्टेनिटीज़ में अस्पष्टता है। तो इससे लीगल लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं, नंबर वन। नंबर टू, प्रॉब्लम ड्यू टू इनकम्प्लीटनेस ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज। इनकम्प्लीटनेस, पूर्ण नहीं है, लैंग्वेज पूरी नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो इनकम्प्लीटनेस है। तो ये कहते हैं कि ड्यू टू इनकम्प्लीटनेस इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में अगर इनकम्प्लीटनेस है, ट्रू इंटरप्रिटेशन कुड नॉट बी मेड। ट्रू इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है निर्वचन करना। निर्वचन करने का अर्थ होता है किसी वर्ड का, किसी शब्द का अर्थ देना, निर्वचन करना, इंटरप्रेट करना। तो ये कह रहे हैं कि ड्यू टू इनकम्प्लीटनेस इन एनी लैंग्वेज, ट्रू इंटरप्रिटेशंस कुड नॉट बी मेड, उसका सही अर्थ नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो ये चीज़, ये प्रॉब्लम लीगल लैंग्वेज में भी है, इनकम्प्लीट है ये लैंग्वेज। और ये क्या कहते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम ड्यू टू चेंज इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम मतलब समय बीतने के साथ जो शब्दों के अर्थ हैं उसमें चेंज आ जाता है, इसलिए भी इसमें बहुत प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है। सुनिए, द मीनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स गेट चेंज एज टाइम पासेस, मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स बिकम नैरो एंड मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स गेट वाइडन्ड। किसी का बहुत नैरो हो गया, बहुत संक्षिप्त हो गया, और किसी का वाइडेंड हो गया। एंड ऑल्सो मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर मॉडिफाइड, किनके किसी किसी के शब्दों के बदल चुके हैं अर्थ। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड असाइलम, जो असाइलम शब्द है जिसको आप हिंदी में बोलेंगे, असाइलम का मतलब होता है शरण लेना, शरणार्थी जो लेते हैं शरण, तो शरण लेना इसका अर्थ होता है। द वर्ड असाइलम इज यूज्ड, शेल्टर जिसको आप बोलेंगे, द वर्ड असाइलम इज यूज्ड एज अ प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ शेल्टर, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, की टाइम निकलने के साथ ही द वर्ड असाइलम इज यूज्ड फॉर अ प्लेस वेयर इन मेंटली सिक पर्सन स्टे फॉर ट्रीटमेंट। ये कह रहे हैं कि पहले असाइलम का मतलब एक शेल्टर से होता था, और अब असाइलम का जो अर्थ लिया जाता है वो उस जगह से होता है जहाँ पर मेंटली सिक पर्सन्स को रखा जाता है। तो टाइम बीतने के साथ कई वर्ड्स का मीनिंग बदल जाता है, तो इससे भी इसमें बहुत प्रॉब्लम आती हैं। और एक प्रॉब्लम इन्होंने बताई, प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू रीजनल और लिमिटेड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। रीजनल मतलब जगह जगह पर अलग अलग शब्द का अलग मीनिंग होता है। तो ये कह रहे हैं perhaps there is no word of such dubious meaning having two or more definitions even though its meaning is ambiguous। ये कह रहे हैं कि शायद इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जिसके there is no word of such dubious meaning having two or more definitions even though its meaning is ambiguous. The word appearing to be antonyms could not be defined correctly and perfectly। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, ऐसा कोई भी शायद ही वर्ड होगा जिसके दो या दो से अधिक शब्द
अर्थ नहीं होंगे। तो ऐसे जब एक शब्द का बहुत सारे अर्थ निकलते हैं तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं लीगल एरिया में। और ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट ये कह रहे हैं प्रॉब्लम ड्यू टू हम्टी डम्टी यूज ऑफ वर्ड्स। हम्टी डम्टी यूज ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कि वेयर वर्ड्स आर डिफाइंड सोनली बाय स्पीकर, मतलब स्पीकर इटसेल्फ, जैसे मैं कोई वर्ड का यूज़ कर रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से ही उसका मीनिंग बता रही हूँ। मतलब जो भी बंदा यहाँ पे किसी वर्ड को यूज़ करता है उसको अपने हिसाब से उसका मीनिंग कर देता है। मतलब उसका जो एस्टैब्लिश मीनिंग है उस शब्द का उसको तो यूज़ नहीं करते हैं, और अपने हिसाब से जो उनको सूट करता है उस वर्ड का वो मीनिंग बता देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हम्टी डम्टी यूज ऑफ वर्ड्स का मतलब इसका ये हुआ। इंटरप्रेटर्स प्ले हम्टी डम्टी विद द वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, इन लीगल प्रोसीडिंग्स द वर्ड एक्शन इज नॉट यूज इन द सेंस इन विच ऑर्डिनरीली इट्स मीनिंग और अंडरस्टूड। जो एक्शन शब्द का ऑर्डिनरी वे में हम मीनिंग लेते हैं वो लीगल कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेते हैं। तो ये कह रहे हैं देयर आर मैनी सच वर्ड्स विच आर यूज्ड बाय द लीगल एडवाइजर्स विद अ टोटली डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम देयर ऑर्डिनरी मीनिंग। तो ये अपनी हिसाब से हम्टी डम्टी यूज़ कर लेते हैं वर्ड्स का, जो उनको सूट करता है उसको, जो एस्टैब्लिश मीनिंग है उस शब्द का वो यूज़ नहीं करते हैं और अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। तो हम्टी डम्टी यूज़ ऑफ वर्ड्स का ये मतलब है। नेक्स्ट वो प्रॉब्लम बता रहे हैं, प्रॉब्लम ड्यू टू रेटोरिक लैंग्वेज। रेटोरिक लैंग्वेज का मतलब कि यहाँ पर रेटोरिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है। इसको शब्दाडंबर कहते हैं। शब्दाडंबर का मतलब कि शब्द कुछ है और उसको बहुत अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करना। तो सुनिए, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन और एफिशिएंसी इन स्पीकिंग इज कंसिडर्ड टू बी सिनोनिमस विद द लीगल लैंग्वेज। की लीगल लैंग्वेज का एक सिनोनिमस कह सकते हैं कि आप में एक्सप्रेशन या आप में एफिशिएंसी होनी चाहिए कि उसको एक्सप्रेस करने का। तो ये कह रहे हैं कि द जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स आर फुल ऑफ रेटोरिक लैंग्वेज, कि जो जजमेंट्स देते हैं जो जजेस वो ऐसे शब्दों का उसमें प्रयोग करते हैं कि जो आम लोगों को समझ में ही नहीं आते। रेटोरिक उसका लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इनफैक्ट अमंग ऑल स्पेसिफाइड लैंग्वेजेस द लीगल लैंग्वेज कंटेन्स अ वेब ऑफ वर्ड्स और इज जार्गन रिटन। वो कहते हैं कि जो और सारी भाषाओं के इंस्टेड ऑफ, मतलब दूसरी भाषाओं के अलावा जो लीगल लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे वेब ऑफ वर्ड्स है, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। तो ग्रामेटिकली द वर्ड एज टू, ये आप इतना बड़ा आपको बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको बस ये बताना है कि रेटोरिक मतलब इसके बहुत शब्दों को आडंबर करके, मतलब बहुत हार्ड वर्ड्स को यूज़ करके यहाँ पर लीगल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ड्यू टू वर्बोसिटी। वर्बोसिटी क्या होता है? वर्बोसिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे शब्द एक सिचुएशन के लिए शब्दों का बहुत सारे शब्दों का होना। वर्बोसिटी का मतलब होता है एक कंडीशन के लिए या एक स्थिति के लिए बहुत सारे शब्द होना। तो ये आप सुनिए, उसको वर्बोसिटी बोलेंगे, जिसको आप शब्द बाहुल्य बोल सकते हैं। एक सिचुएशन के लिए बहुत सारे शब्दों का होना। तो ये कह रहे हैं समटाइम्स टू एक्सप्रेस अ व्यू 2 or 3 वर्ड्स आर यूज डिफरेंटली। अलग अलग तरीके से 2 या 3 शब्दों को यूज़ किया जाता है। इन सेवरल डॉक्यूमेंट्स इरिटेटिव वर्ड्स आर अननेसेसरीली यूज्ड। जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे इरिटेटिव वर्ड्स होते हैं। इरिटेटिव वर्ड्स जो आपको इरिटेट करते हैं, जो समझ में ही नहीं आते, इतने हार्ड वर्ड्स होते हैं और वो अननेसेसरीली यूज़ किए जाते हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे और आप हिंदी में कोई एक कंप्लेंट उठाकर पढ़ेंगे तो आपको 10 बार आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो इतने वर्बोसिटी, मतलब इतने ज़्यादा उसमें वर्ड्स और इतने अजीब अजीब से वर्ड्स आपको पढ़ने में आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। तो वही बात ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं दीज ओल्ड वर्ड्स आर स्टिल इन यूज़ डिस्पाइट ऑफ चेंज हैविंग बीन इनकॉर्पोरेटेड इन लॉ। ये कह रहे हैं कि लॉ में बहुत सारा चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इरिटेटिव वर्ड्स लॉ की फील्ड में चल रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, जिनका अब कोई मतलब नहीं है। तो ये कई प्रॉब्लम्स। एक और प्रॉब्लम ड्यू टू यूज़ ऑफ लीगलिस्टिक लैंग्वेज, एक और इसमें बता रखिए, इट हैज़ बीन सीन दैट वाइल ड्राफ्टिंग
जब आप ड्राफ्ट तैयार करते हैं अपना लिखित वो ड्राफ्ट तैयार करते हैं, तो मोस्टली द लीगल लैंग्वेज इज़ यूज्ड, उसमें यूज़ की जाती है. कॉन्सिक्वेंटली द लीगल लैंग्वेज डज नॉट रिमेन ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर पीपल एंड सच मोड ऑफ लीगल लैंग्वेज इज़ प्रॉब्लमैटिक इंडीड. उसमें लीगल लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आती है. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं लीगल लैंग्वेज से रिगार्डिंग. तो ये कहते हैं कि सो ड्यू टू टेक्निकलिटीज़ ऑफ लीगल लैंग्वेज नॉट ओनली द जनरल पब्लिक, सिर्फ आम लोग ही नहीं इन प्रॉब्लम से आहत होते हैं, मतलब परेशान होते हैं, बट ऑल्सो द लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं. एट टाइम्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनको भी कभी कभी परेशानी हो जाती है इनको समझने में. देयरफॉर इट इज़ डिज़ायरेबल, ये ज़रूरी है, ये सबकी इच्छा है, इट इज़ डिज़ायरेबल टू सिंप्लीफाई द लीगल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्बोसिटी. इडियोमेटिक लैंग्वेज होती है, इडियोमेटिक लैंग्वेज आप बोलेंगे जैसे मुहावरेदार भाषा, मुहावरों में भाषा बोली जाती है, और वर्बोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, एक स्थिति के लिए, एक सिचुएशन के लिए बहुत सारे शब्दों का बाहुल्य है, बहुत सारे शब्द हैं. इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है, मुहावरेदार भाषा यूज़ की जाती है. और ट्रेडिशनल ओल्ड वर्ड्स, बहुत पुराने उर्दू या फ़ारसी लैंग्वेज वाले बहुत यूज़ किए जाते हैं. तो इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ सिंपल लैंग्वेज फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. तो ये कह रहे हैं कि अब ये डिज़ायरेबल है, ये ज़रूरी है कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाए फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. मतलब दूसरे लोगों तक इसका बहुत अच्छे से कम्युनिकेट इसको किया जा सके, इसका संचार बढ़ाया जा सके, दूसरे आम लोगों को लोग इसको समझ सकें, इसके लिए इसको सिंपल करने की बहुत ज़रूरत है. तो ये आपके लीगल लैंग्वेज की मीनिंग, स्कोप एंड जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने आज देखी. इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका ये आपका है लीगल लैंग्वेज मीनिंग, स्कोप एंड इश्यूज़, आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है. अब सेकंड जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच. मुझे लगा आपको, आई थिंक्स कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.